ये वक्त है 1940 का। काले और गोरे लोगों में बहुत फ़र्क किया जाता था। काले लोगों से कोई बात नहीं करता था, वो अपना कोई काम बिजनेस नहीं कर सकते थे। उन्हें गोरे लोगों के अंडर काम करना पड़ता था। अपना घर लेना तो उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। और ऐसे ही एक फैमिली का लड़का था बर्नार्ड, जिसकी कहानी है। बर्नार्ड इस टाइम जूते पॉलिश करता था एक बैंक के सामने। इसलिए नहीं कि उसे पैसों की ज़रूरत है, बल्कि इसलिए कि वो एक बैंकर बनना चाहता है। वो एक बैंक खोलना चाहता है, अपना बिजनेस करना चाहता है। उसके ख्वाब बहुत बड़े हैं, लेकिन काले होने की वजह से वो किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाया। यहाँ रहकर वो जितनी नॉलेज ले सकता था वो लेता था। वो बैंक से निकलने वाले लोगों के जूते बहुत आहिस्ता आहिस्ता पॉलिश करता था, ताकि लोग ज़्यादा देर उसके पास खड़े रहें। उस टाइम वो बैंक से रिलेटेड जितनी बातें करते थे, उनके जाने के बाद बर्नार्ड वो सारी बातें अपनी डायरी में नोट कर लेता था। यहाँ तक कि वो दुकान लगा के बैंक मैनेजर की भी बातें सुनता था। और एक दिन ऐसा वो करते हुए पकड़ा गया। उसके फादर उसको समझाते भी हैं कि तुम बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हो, एक दिन सब टूट जाएंगे। लेकिन बर्नार्ड जानता था उसे कैसे अपने ख्वाब पूरा करने हैं। सीन कट होता है और हम 15 साल बाद दोबारा बर्नार्ड को देखते हैं। इस टाइम उसकी वाइफ और एक बेटा भी है, जिन्हें लेकर बर्नार्ड लॉस एंजलिस में शिफ्ट हो गया है। लॉस एंजलिस में इतने काले और गोरे लोगों में फ़र्क नहीं रखा जाता जितना टेक्सास में होता था। इसलिए उसने फैसला किया था कि वो लॉस एंजलिस में बिजनेस करेगा। यहाँ आते ही उन्होंने अपने रिलेटिव्स के घर स्टे किया था। लेकिन बर्नार्ड अपनी वाइफ से प्रॉमिस करता है कि हम जल्द ही यहाँ अपना घर लेंगे। अगले दिन वो बाहर निकलता है और पूरे लॉस एंजलिस को विजिट करता है कि ऐसे घर कौन से हैं जिसे लोग सेल करना चाहते हैं, जिन्हें वो खरीद सकें। इस टाइम उसने नोटिस किया जो ब्लैक कम्युनिटी थी वो पूरी तरह ऑक्युपाइड थी, यानी वहाँ फुल थी, कोई खाली घर नहीं था। एक एक घर को दो फैमिली शेयर कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ वाइट कम्युनिटी में काफ़ी घर खाली थे। ये नोटिस करते हुए उसे एक बिजनेस का आइडिया आता है। वो सोचता है कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर वो वाइट कम्युनिटी में घर खरीद कर ब्लैक लोगों को सेल कर दे। वो यहाँ एक बिल्डिंग देखता है जिसके अंदर बहुत से अपार्टमेंट्स थे। उस बिल्डिंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि वहाँ कोई रहता जो नहीं था। इसलिए बर्नार्ड जाकर इस बिल्डिंग के ऑनर से मिलता है। वो उनसे कहता है जो आपकी प्रॉपर्टी है वो बेकार पड़ी है, आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रही, आप इसे सेल क्यों नहीं कर देते? अगर आप इसे सेल करना चाहें तो मैं उसे अच्छे दामों खरीद सकता हूँ। उस बिल्डिंग के लिए मैं आपको $35,000 देने के लिए रेडी हूँ। $30,000 अभी कैश और बाकी $5,000 तब जब उस बिल्डिंग के सभी अपार्टमेंट रेंट आउट हो जाएंगे। आइडिया तो बर्नार्ड का कमाल का था, लेकिन ओनर ये रिस्की बिजनेस नहीं करना चाहता था। इन्हीं बातों के दौरान बर्नार्ड की नज़र पड़ती है उस ओनर के पास रखे हुए एक कैलेंडर पे, जो उसे एक बैंक मैनेजर ने दिया था। उसे देखते हुए बर्नार्ड ओनर को गुड बाय कहता है और यहाँ बैंक चला जाता है। बैंक में इसे कैलेंडर भेजने वाले मैनेजर से मिलना था, लेकिन मैनेजर की सेक्रेटरी को काले लोग पसंद नहीं थे, इसलिए वो बर्नार्ड की मीटिंग मैनेजर से रखती ही नहीं। रिजल्ट में बर्नार्ड को घंटों बैंक के बाहर खड़े होकर मैनेजर के आने का वेट करना पड़ता है। मैनेजर के बाहर निकलते ही वो मैनेजर को रोक लेता है और वो मैनेजर से कहता है मैं आपको बहुत ही पोटेंशियल कस्टमर को जानता हूँ, मुझे उनके साथ बिजनेस करना है। अगर आप मुझे लोन दें, इससे आपके कस्टमर्स और आपको भी फायदा होगा। लेकिन बैंक मैनेजर बगैर सोचे समझे उसको इनकार कर देता है। रात होने पर अब उसे उसी बिजनेसमैन की कॉल आई जिसका नाम लेकर उसने बैंक लोन लेने की कोशिश की थी, और इसी बारे में अब वो बर्नार्ड से पूछ रहा था। बर्नार्ड भी जानता था कि उसने गलत काम किया है और वो उससे माफ़ी मांग लेता है। लेकिन सरप्राइजिंगली इस आदमी ने डांटने के लिए कॉल नहीं किया था, बल्कि वो बर्नार्ड की एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे थे। उसने एक जगह से ना सुनने के बाद अपनी एफर्ट्स को छोड़ा नहीं, वो अपने गोल को पूरा करने के लिए लगा रहा। वो बर्नार्ड से कहता है कि मैं तुम्हारे लोन का गारंटर बनने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर बर्नार्ड की खुशी का ठिकाना ही ना रहा। उसे ज़िंदगी में पहली मर्तबा लोन मिला था, जो उससे वो अपनी रियल इस्टेट के बिजनेस पे इन्वेस्ट करता है और एक बिल्डिंग खरीद लेता है। अब जब बर्नार्ड अपने साथी के साथ मिलकर बिल्डिंग रेनोवेट कर रहा था, यहाँ पे आके एक ओल्ड लेडी उसे गुस्सा करती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बर्नार्ड बड़े धीमे से जवाब देता है कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, जिसके जवाब में वो मगरूर ओल्ड लेडी कहती है ध्यान से काम करना, कुछ खराब मत कर देना। तब बर्नार्ड उससे कहता है आप फिक्र ही ना करें, ये मेरी बिल्डिंग है और काफ़ी अच्छे से इसका ख्याल रखूँगा। अब ये सुनने के बाद वो लेडी वहाँ से चली जाती
जाती है और कुछ ही देर में पुलिस आ जाती है और बर्नार्ड को बताती है उसे यहाँ ओल्ड लेडी ने बुलाया है क्योंकि आप क्लेम कर रहे हैं कि ये बिल्डिंग आपकी है, हालांकि आप जानते हैं कि वाइट लोगों की कम्युनिटी है। बर्नार्ड शायद इस सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार था। इसने लीगल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखे हुए थे जिसे वह पुलिस को दिखाता है और पुलिस को भी यकीन आ गया था कि ये प्रॉपर्टी उसी की है। पुलिस यहाँ से जा चुकी थी। अब कुछ टाइम बाद बर्नार्ड जब लैंप लेकर उस बिल्डिंग में आ रहा था तो वो ओल्ड लेडी कहती है ये कौन सा टाइम है रेनोवेशन का। जवाब में बर्नार्ड बड़े आराम से कहता है कि मैं अब कोई रेनोवेशन वर्कर नहीं हूँ, मैं यहाँ का ओनर हूँ। ये कहकर वो अपार्टमेंट में जा चुका था और फिर कुछ दिन गुजरते हैं और वो ओल्ड लेडी बिल्डिंग छोड़कर चली जाती है क्योंकि वो एक ही बिल्डिंग में ब्लैक लोगों के साथ नहीं रहना चाहती थी। उसके जाते ही बर्नार्ड वो अपार्टमेंट एक ब्लैक लेडी को दे देता है। जैसे उसे पहले से पता था कि लॉस एंजलिस में ब्लैक लोगों की मार्केट बहुत बड़ी है प्रॉपर्टी के लिए। देखते ही देखते उसकी बिल्डिंग के सारे अपार्टमेंट्स रेंट आउट हो जाते हैं, जिसके बाद वो बिल्डिंग के ओनर को वो रकम भी वापस कर देता है जो उसकी पेंडिंग पे थी और साथ ही बैंक का लोन भी चुका देता है। ओनर बर्नार्ड की काबिलियत से बहुत खुश था। वो बर्नार्ड को अपने साथ बिजनेस करने की ऑफर देता है। बर्नार्ड के लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती थी। वो उसके साथ हाथ मिला लेता है। उसकी दी हुई इन्वेस्टमेंट से ये लोग एक और बिल्डिंग खरीद लेते हैं जिसे रेनोवेट करने के बाद वो भी रेंट आउट कर चुके थे। रियल एस्टेट मार्केट में फ्रंट पे सबको बर्नार्ड का बिजनेस पार्टनर नजर आता था जो एक वाइट मैन था जिसे बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी और जितना प्रॉफिट आता था ये लोग उसे आधा आधा बांट लेते थे। इस मेहनत के बाद उसने अपने अपार्टमेंट्स के साथ साथ अपना महल नुमा शानदार घर भी खरीद लिया जहां वो अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो चुका था। लेकिन हर चीज हमेशा ठीक चलती रही इस दुनिया में तो हो ही नहीं सकता। चैलेंजेस जिंदगी में अभी खत्म ना हुए थे। कुछ सालों बाद बर्नार्ड का बिजनेस पार्टनर मर जाता है। बर्नार्ड की कंपनी में जितने भी शेयर्स थे वो चले जाते हैं सारे उसकी पार्टनर्स की वाइफ के पास। लेकिन उसकी वाइफ भी यहाँ रहने वाले बाकी लोगों की तरह ब्लैक लोगों को पसंद नहीं करती। वो बर्नार्ड के साथ अब काम नहीं करना चाहती थी। वो बर्नार्ड से कहती है कि तुम अपने सारे के सारे शेयर्स मुझे सस्ते दामों बेच दो, नहीं तो मैं तुम पे केस कर दूंगी। बर्नार्ड भी ये बात अच्छे से जानता था कि जिस तरह ब्लैक लोगों में फर्क रखा जाता है जज भी जरूर उसी लेडी का साथ देगा, लेकिन फिर भी अपनी बेइज्जती का बदला वो लेना चाहता था, इसलिए वो शेयर्स बेचने से मना कर देता है। अब चाहे ये मामला कोर्ट तक चला जाए, ये केस जीतने के लिए अब बर्नार्ड को ऐसे आदमी की जरूरत थी जो बर्नार्ड और उसके बिजनेस पार्टनर के दरमियान बिजनेस डील के बारे में जानता हो। उसे याद आता है वही बैंक मैनेजर जिसने उसे लोन लिया था। वो फौरन बैंक मैनेजर से मिलने उसके ऑफिस जाता है, लेकिन देखता है पहले ही उसके बिजनेस पार्टनर की वाइफ उस मैनेजर से मिल चुकी है। लाचार बर्नार्ड अब इस बिल्डिंग के पास खड़ा होकर इधर उधर देख रहा था। उस बिल्डिंग में चारों तरफ बैंक्स थे। हर बैंक में काले लोगों के लिए ऐसे ही अलग सलूक किया जाता था, ऐसे ही काले लोगों को जलील किया जाता था। इस बिल्डिंग में जो चारों के चारों बैंक्स थे उन सभी ने कभी न कभी बर्नार्ड को जलील किया था। खड़े खड़े उसके दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है। वो सोचता है क्यों ना मैं ये बिल्डिंग ही खरीद लूं, फिर देखता हूँ कि यहाँ मौजूद जो बैंक्स हैं वो किस तरह मुझे जलील करते हैं। लेकिन मसला वही कि उसके पास इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं थी। अब वो लॉस एंजलिस के एक बड़े रियल एस्टेट बिजनेसमैन से मिलता है। किस्मत से वो भी उन्हीं की कम्युनिटी का है। बर्नार्ड उसे अपने बिजनेस प्रपोजल देता है बैंक्स की बिल्डिंग को खरीदने का। सुनते ही जो की हंसी छूट गई। उसे लग रहा था शायद बर्नार्ड का दिमाग खराब है, जो कि वहाँ की कीमत बहुत ज्यादा थी। साथ ही साथ कभी किसी ब्लैक आदमी ने लॉस एंजलिस में इतनी कीमती जमीन नहीं खरीदी थी। बर्नार्ड उसकी सारी बातों का जवाब देता है, सारी कैलकुलेशन बताता है कि कितने में वो लैंड खरीदेगा और उन्हें कितना कितना प्रॉफिट हो सकता है, उन्हें लैंड खरीदनी कैसे है। सारी बातें जो सुनकर जान चुका था कि बर्नार्ड एक ज़हीन और काबिल इंसान है, एक जज्बाती इंसान नहीं जो वो उससे पहले समझ रहा था। एट दी एंड बर्नार्ड ने उसे ये भी बताया कि अगर हम बैंक बिल्डिंग खरीद लेते हैं तो वहाँ मौजूद सब बैंक्स हमारे लिए काम करेंगे, इन्हें फिर हमें फेवर देना ही पड़ेगी। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स मिलना हमारे लिए आसान हो जाएगी और हमारे रियल एस्टेट बिजनेस काफ़ी आसानी से आगे बढ़ेंगे। बर्नार्ड का आइडिया जो को बहुत ज़्यादा कमाल का लगा था। अब बर्नार्ड को अप्रिशिएट करता है और कहता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन ऐसा आइडिया मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। पैसे होने के बावजूद भी आज तक मैं वाइट लोगों के लिए काम करता आया हूँ,
लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा। अभी भी एक मसला था, अगर वो प्रॉपर्टी खरीद लेता है तो इन्हें वाइट लोगों की कम्युनिटी के लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए यानी अपना मैसेज पहुंचाने के लिए किसी वाइट आदमी की ही जरूरत पड़ेगी। बर्नार्ड कहता है परेशान ना हो, वो भी मेरे पास है। असल में बर्नार्ड के पास एक मैट नाम का आदमी काम करता था। वो वाइट था, साथ ही साथ वो ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग भी। बर्नार्ड और जो मिलकर उसे अपने प्लान के लिए तैयार करना शुरू कर देते हैं। उससे हाई क्लास लोगों में उठने बैठने के मैनर्स सिखाते हैं, गोल्फ खेलना सिखाते हैं और साथ ही साथ उसे रियल एस्टेट का बिजनेस मॉडल भी समझा देते हैं। वो सारी कैलकुलेशन भी जो कोई एक बिल्डिंग खरीदने या बेचने से पहले करता है, जल्द ही उसने सब कुछ सीख लिया था और अब उनके प्लान के अकॉर्डिंग वो बहुत अच्छे से गोल्फ भी खेल रहा था और साथ साथ रियल एस्टेट की कैलकुलेशन भी कर पा रहा था। अब इस गोल्फ क्लब के अंदर मैट मिलता है बिल्डिंग के ओनर से। उनकी ये मीटिंग जो ने ही एक प्लान के अकॉर्डिंग अरेंज की थी। मैट उस बिल्डिंग के ओनर से बातें करते हुए उसे इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है और ऐसे उन्हें बिल्डिंग खरीदने का चांस भी मिल चुका था। लेकिन अभी मैट बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि अब तक जो उसने किया था वो सारा बर्नार्ड का प्लान था। आगे उसे डील करनी थी तो वो कैसे करता। बर्नार्ड कहता है तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। रात में बर्नार्ड इस बिल्डिंग की बंद हुई लाइट्स वाले अपार्टमेंट्स गिनता है और कैलकुलेट करता है कि यहाँ पे कितने ऑफिसेस की और स्पेस है। उनकी फाइनेंशियल वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद वो मैट से कहता है कि तुम इन सारी फिगर्स को याद रखना। वो मैट को फिगर कैलकुलेट करने का तरीका भी बता चुका था ताकि वहाँ जाके कंफ्यूज ना हो। अब अगले दिन जब मैट की मीटिंग होती है उस बिजनेसमैन से, तो ये लोग यहाँ बिल्डिंग की वैल्यूएशन की बात करते हैं। यहाँ पर बिजनेसमैन के अकाउंटेंट जो फिगर्स उन्हें दे रहा था, मैट उन फिगर से हमेशा एक हाथ आगे था। ये चीज़ उस बिजनेसमैन को इम्प्रेस कर देती है। बिजनेसमैन अपनी बिल्डिंग बेचने को तैयार हो जाता है। इस बिल्डिंग को ख़रीदने के बाद बर्नार्ड और जो दोनों की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। जिस बिल्डिंग के एक छोटे से बैंक के ही छोटे से मैनेजर ने बर्नार्ड के लिए इतनी मुश्किलें पैदा की थी, वो भी देखकर हैरान था कि इस बिल्डिंग के बैंक का हर प्रेसिडेंट अपने ऑफिस से बाहर आकर बर्नार्ड को सलाम किया करता था। इन्हीं बैंक्स की सपोर्ट की वजह से बर्नार्ड और जो का रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत तरक्की कर लेता है। इन दोनों की एफर्ट्स ने लॉस एंजलिस में ब्लैक लोगों के साथ होने वाला अलग सलूक बहुत कम हो गया था। अब ब्लैक लोगों की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। वो लोग बड़ी आसानी से लॉस एंजलिस में घर खरीद सकते थे। अब तो उनके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ चुकी थी। लोग उनके साथ मिलकर काम करना पसंद करने लगे थे। बहुत सी बिल्डिंग ऐसी बन गई थी जिसमें ब्लैक और वाइट लोग एक साथ रहते थे। यहाँ तक कि बर्नार्ड और जो अपने बिजनेस में इतनी तरक्की कर लेते हैं कि शहर के वाइट प्रेसिडेंट भी खुद इनके साथ आकर पिक्चर बनवाते हैं। इतनी तरक्की करने के बाद, कामयाब होने के बाद बर्नार्ड अपने पेरेंट्स से मिलने वापस टेक्सास जाता है, जहाँ अब उसके डैड उस पर फख्र करते थे। बर्नार्ड अपने बेटे को शहर में घुमाता है और उस बैंक भी लेकर जाता है जिसके सामने वो बैठकर बूट पॉलिश किया करता था। आज भी एक बच्चा बूट पॉलिश कर रहा था, लेकिन बर्नार्ड देखता है वो बच्चा ब्लैक लोगों के बूट पॉलिश नहीं कर रहा, सिर्फ वाइट लोगों के बूट पॉलिश कर रहा है। यहाँ सिर्फ वाइट लोगों की इज्जत है। आज भी यहाँ ब्लैक लोगों में फ़र्क रखा जाता है। ब्लैक लोगों को यहाँ जलील होते हुए उससे बहुत दुख हुआ और अब दिल ही दिल में सोच लिया था कि फ़र्क को मिटाने के लिए ब्लैक लोगों के हक में आवाज़ उठाने के लिए काम करेगा। अब वो बिजनेस पार्टनर जो के पास जाता है और उससे टेक्सास की बैंक बिल्डिंग खरीदने को कहता है। पहले तो जो को लगा कि बर्नार्ड का दिमाग ख़राब हो गया, लेकिन जब बर्नार्ड उसे दलीलें देता है कि ये बेचकर उसे कितना फ़ायदा होगा, तो जो भी उसे ख़रीदने के लिए मान चुका था। हमेशा की तरह इन्हें वाइट लोगों से डील करने के लिए किसी वाइट इंसान की ज़रूरत थी, जिसके लिए ये मैट को ही सिलेक्ट करते हैं। मैट वहाँ जाकर बिल्डिंग के ओनर से बात करता है, जहाँ हमें पता चलता है कि इस बिल्डिंग के दो ओनर हैं, एक सीनियर और एक जूनियर। सीनियर को ये बिल्डिंग देने में कोई एतराज़ ना था, लेकिन जूनियर को कुछ ना कुछ दाल में काला लग रहा था। वो बाकी अथॉरिटीज़ के हुक्म के आगे ज़्यादा देर कुछ नहीं कर पाता। बैंक की बिल्डिंग खरीदने के बाद ये लोग यहाँ का बैंक भी ख़रीद लेते हैं। यहाँ पर रहने वाले ब्लैक लोग बआसानी एक साथ पर कर्जे देना शुरू कर देते हैं ताकि वो यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी ख़रीद सकें, अपना बिजनेस कर सकें और वाइट लोगों की तरह ही कामयाब हो पाएं। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक जूनियर अपने बैंक की लोन्स की डिटेल देखना शुरू नहीं करता। जब बैंक की डिटेल उसकी आंखों के सामने आती है तो वो ये देखकर शॉक्ड हो चुका था कि सारे के सारे लोन सिर्फ ब्लैक लोगों को दिए जा रहे थे। अब वो मैट के ज़रिए बर्नार्ड
और जो से मिल लेता है और उन्हें धमकी देता है कि तुमने जो किया वो अच्छा नहीं किया, जो लोन्स तुमने पास किए हैं उसके लिए तुम्हें अरेस्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि वो सब के सब तुम्हारे फ़ायदे के लिए हैं। और उन्हें ये धमकी भी दे गया था कि अगले महीने में फेडरल डिपार्टमेंट वाले उनके बैंक को चेक करने के लिए आएंगे और कुछ भी गड़बड़ी निकली तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। ये खबर सुनकर ये तीनों ही डर चुके थे। इन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये इस प्रॉब्लम से निकले कैसे। तो मैट उन्हें एक आइडिया देता है कि हमें एक और बैंक खरीद लेना चाहिए, उस बैंक को मैं चलाऊंगा और ये सारे लोन्स हम वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। ये आइडिया इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फ़िलहाल कोई दूसरा ऑप्शन ना होने की वजह से इन्हें यही करना पड़ा। मैट अपना बैंक चलाना शुरू कर देता है और उसका लॉयर बगैर सोचे समझे बहुत से लोन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देता है। मैट अब इस बैंक को अपने और बर्नार्ड के अकॉर्डिंग चला रहा था, लेकिन मसला तब पैदा होता है जब इन्हें पता चलता है कि फेडरल गवर्नमेंट के लोग उनके बैंक की इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं। ये सब गेम खेली थी असल में जूनियर ने। मैट बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। बर्नार्ड उससे रिलैक्स करने के लिए वर्कर जैसे कपड़े पहनकर पहुंच जाता है और इंस्पेक्शन टीम की बातें सुनता है। उसे पता चलता है कि लॉयर ने यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ की हुई थी। उसने बहुत से ऐसे लोन्स अप्रूव किए हुए थे जिसका कोई लीगल रीज़न बनता ही नहीं था, और ऐसे अब उनके बैंक का लाइसेंस जब्त कर लिया जाता है। बर्नार्ड अब उनके जाने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करता है और उससे पूछता है कि इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कैसे हो गई, तुम्हारा लॉयर अंधा था क्या? और तब मैट उसे बताता है कि ये लॉयर उसे जूनियर ने ही सिलेक्ट करके दिया था, यानी सारी गेम शुरू से एंड तक जूनियर ही खेल रहा था और उस टाइम मैट को अपनी गेम के लिए यूज़ किया। वो बर्नार्ड और जो को मज़ा चखाना चाहता था। अब इनके पास यही एक ऑप्शन था कि ये लोग इस बैंक को छोड़ दें और कहीं शिफ्ट हो जाएं, लेकिन मैट को अपना ये बैंक नहीं छोड़ना था। इसलिए बर्नार्ड की बात ना मानते हुए वो यहाँ एक चाल चलता है अपने ही साथी बर्नार्ड और जो के ख़िलाफ़, जिसकी इस चाल के बारे में जो को खबर हो जाती है। वो बर्नार्ड को लेकर जल्दी से बैंक में जाता है। वो बैंक में आते ही मैट से बैंक डॉक्यूमेंट्स मांगता है, लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ से लेकर निकल जाएं, यहाँ पे FBI वाले पहुँच चुके थे। डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ लग जाते हैं और डॉक्यूमेंट्स पे नाम था बर्नार्ड और जो का। ऐसे FBI वाले उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि बर्नार्ड और जो दोनों अपने लॉयर से मिले हैं। इन्हें कुछ दिन की बेल मिली थी ताकि अपना केस लड़ सकें, लेकिन इनके लॉयर इन्हें बताते हैं कि आप लोगों का केस लड़ना आसान नहीं होगा। मैं जानता हूँ जज वाइट लोगों के फेवर में ही फैसला देंगे। दूसरी तरफ मैट भी पकड़ा जा चुका था, लेकिन उसे अपनी आज़ादी चाहिए थी, जिसके लिए वो जज से मिलता है। जज उसे कहते हैं कि तुम अपने साथियों के खिलाफ बयान दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इस बात को मैट मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बर्नार्ड भी जज से मिलने आया है, जिसने उसे एक डील दी कि वो सारे पैसे मैट को दे दे और आज़ादी से ज़िंदगी गुजारे, या फिर अदालत में अपनी मर्जी का बयान दे और फिर जेल चला जाए। उदास बर्नार्ड दूसरी ऑफर एक्सेप्ट करता है। वो अगले दिन अदालत में अपनी मर्जी का बयान देता है। वो अपने लोगों के हक के लिए बात करता है, ब्लैक कम्युनिटी के हक में, कि कैसे वो आम सादा ज़िंदगी गुजारने के लिए स्ट्रगल करते हैं, उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। और ये बयान देने के बाद वो जेल जा चुका था और उससे अपनी कम्युनिटी के लिए अपना सब कुछ गवा दिया था। इनका बैंक दोबारा जूनियर को मिल गया, वो भी कोड़ियों के भाव। मैट क्योंकि वाइट कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता था, इसलिए उसे किसी भी जुर्म के लिए पकड़ना नहीं था। जिसके बाद यहाँ से बहुत साल बाद ये कहानी आगे बढ़ गई। आज वो दिन था जब बर्नार्ड और जो दोनों को जेल से बाहर निकलना था। बर्नार्ड को लेने के लिए उसकी वाइफ आई थी। हम देखते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली बर्नार्ड जेल से बाहर निकलने के बाद ऐसे खुश है जैसे उसने अपनी लाइफ में कुछ खोया ही ना हो, उसके साथ कुछ बुरा ही ना हुआ हो। तब जो बर्नार्ड की वाइफ को हकीकत बताता है कि असल में इन्होंने अपनी कोई प्रॉपर्टी खोई ही नहीं। बर्नार्ड की वाइफ हैरानी से पूछती है कि ये सब तुम लोगों ने कैसे किया। बर्नार्ड बताता है अदालत जाने से एक रात पहले उन्हें मैट की कॉल आई थी। मैट ने जो इनके खिलाफ बयान दे दिया था वो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता था, और माफ़ करने के बदले मैंने उससे एक फेवर मांगी, तुम हमारी सारी प्रॉपर्टी बेचकर उन पैसों को कहीं और इन्वेस्ट कर दो। उसने बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग काम किया और अब हमारे पास पहले से भी बड़ा रियल एस्टेट का सेटअप है जिसे वो पूरी ज़िंदगी के लिए चलाएंगे। इनकी लाइफ अब दोबारा से पहले जैसे नॉर्मल होने वाली थी, जिसे दिखाते हुए ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है।